माँ बाप का बंटवारा। घड़ी में जैसे ही रात के 11:59 बजे कि किशन ने माँ को जल्दी से उनकी छड़ी पकड़ा दी और उधर गोपी ने पिताजी को। माँ और पिताजी को भी पता था कि 16वां दिन लगने वाला है, इसलिए वे पहले से ही तैयार बैठे थे। कहीं देर हो गई तो बहुओं में फिर सिर फुटबॉल शुरू हो जाएगी। माँ ने घर का चौखट लांघा तो उधर पिताजी छड़ी लिए घर में प्रवेश के लिए खड़े थे। माँ पिताजी को और पिताजी माँ को आंसू भरी नयनों से निहार रहे थे। पूरे 15 दिन बाद यह मिलन क्षणिक था। थोड़ा बातें कर ले, नहीं तो 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। न जाने कितनी ही बातें आंखों ही आंखों में हो गई। उजाला भरी रात थी, मानो आज चांद भी उन्हें एक दूसरे को जी भर देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी हो। पर चांद भी मनुष्य के निष्ठुरता के आगे लाचार है। पिताजी जल्दी अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा है, किशन ने कहा। उधर गोपी माँ का हाथ पकड़कर अंदर खींच ले गया। सो जाओ, बिस्तर पर पिताजी का है, गोपी ने कहा। बेटा थोड़ा पानी पिला दो, माँ ने कहा। अच्छा, किशन की लुगाई ने पानी नहीं पिलाया? हाँ, पिलाती भी क्यों, उन्हें तो पता था माँ को अभी ठेल देंगे गोपी के यहाँ, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर हम भी पानी नहीं देंगे, सुबह का इंतज़ार करो और सो जाओ, गोपी ने माँ से। शायद माँ ने आंसुओं से ही प्यास बुझा ली हो। पता नहीं स्वामी जी किस हाल में होंगे, कहीं किशन उन्हें मेरी टूटी हुई चारपाई ही न दे दे सोने के लिए, उन्हें नींद कैसे आएगी। जिंदगी भर किशन और गोपी की खुशी के लिए अथक परिश्रम करते रहे, अब बुढ़ापा में कैसे उनकी परवाह है। माँ को नींद कहाँ आने वाली थी। माँ सोचने लगी कि आखिर मेरे परवरिश में कहाँ खोट रह गई थी। अपने हिस्से की रोटी इन्हें खिलाई, पहले प्यास इनकी बुझाई। स्वामी जी जब कोई सामान बाजार से लाते थे तो पहले किशन और गोपी को खिलाते थे, यदि बच गया तो हम और स्वामी जी खाते थे। माँ विष्णु हमारी कैसी परीक्षा ले रही है। आज भी याद है कि जब कभी भी किशन और गोपी को किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वे दोनों कैसे मेरे आंचल से लिपट जाया करते थे। पगले तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे वो चीज़ हासिल कर लेते थे। मैं हमेशा उन दोनों की तरफ ही रहती थी, उनके पिताजी को किसी न किसी तरह मना ही लेती थी। यदि कभी मैं किशन और गोपी से रूठ जाती थी तो वे दोनों इतने भोले बनकर हमें मनाते थे कि हम दोबारा रूठना भूल जाते थे। उनके पसंद का खाना बनाना, उनके पसंद का पहनावा, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करना स्वामी जी की पहली प्राथमिकता होती थी। स्वामी जी को भले ही इसके लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ा हो, फिर भी किशन और गोपी के लिए क्या कुछ नहीं किए। पढ़ाई लिखाई से लेकर खुद के पैरों पर खड़े होने तक सब किया। मैं और स्वामी जी ने जाने कहाँ कहाँ मत्था टेके होंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिसने जहाँ कहा हम वहाँ गए। अंतिम बार एक भिखारी के कहने पर हम दोनों माँ वैष्णो के दरबार गए थे। माँ वैष्णो ने ही प्रसाद स्वरूप हमें 2 रतन दिए, किशन और गोपी। 1.25 महीने बाद पुनः मैं और स्वामी जी माँ वैष्णो के दरबार गए, दर्शन की, चुनरी चढ़ाई। हम दोनों ने खूब खर्च किए, सभी भिखारियों की झोलियाँ लड्डुओं से भर देती थी। तब से हर साल माँ वैष्णो के दरबार दर्शन करने पहुँच ही जाती थी। किशन और गोपी भी हम दोनों से मोहब्बत करते थे। कभी कभी वे दोनों स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाते थे। मेरा और स्वामी जी का रोज़ शाम को पैर दबाना उनका नित्य का काम था। पूरे कॉलोनी में किशन और गोपी की बड़ी प्रशंसा होती थी। स्कूल में हमेशा वही दोनों टॉप पर रहते थे। स्कूल से लौटने पर झट से आंचल में छिप जाना, लंच न करने का बहाना, उनकी प्यार भरी बातें सब कहाँ चली गई। बहुओं के आते ही उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले तो लगता था अभी बच्चे हैं, ना समझ है, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएगा, पर दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते गए। सब कुछ वे दोनों अपनी मर्जी के करते गए, न हमसे कोई राय बात, न स्वामी जी से। मैं तो दांत पीस के रह जाती थी।
पर स्वामी जी के नाते कुछ बोल नहीं पाती थी। वो तो अक्सर मुझे समझाया करते थे कि देख सावित्री, ये बच्चे नए जमाने के हैं, इनको अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने दो, इनके मामले में दखल न करो, उसी में भलाई है, नहीं तो ये कब क्या जवाब दे दे कुछ गारंटी नहीं है। अब हम वृद्ध हो गए हैं, यूँ समझ लो चाय में गिरी हुई मक्खी चुटकी से पकड़कर बाहर करने में देर नहीं लगेगी। किंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सोचती थी किशन और गोपी मेरी औलाद है, क्या इन्हें सही गलत पर डांट फटकार नहीं सकती। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने किशन और गोपी को बुलाकर कह दिया कि तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है, कब मायके कब ससुराल, क्या योजना बन रही है, हमें भनक तक नहीं लगती। जब जी में आया पर्स उठा के चल दिया। समझा देना अपनी अपनी बीवियों को, यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहे, नहीं तो अपने मायके चली जाए। किशन और गोपी को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे माँ को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। समय के साथ साथ माँ और पिताजी से किशन और गोपी की दूरियां बढ़ने लगी। यह दूरी कब खाई में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। आए दिन दोनों अपने माँ और पिताजी से झगड़ते तो उनकी माँ और पिताजी अपना मकान दूसरों को लिख देने की बात करते, किंतु किसी के माता पिता ऐसा नहीं करते। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, न ही पिता कुपित होता है। धीरे धीरे किशन और गोपी में भी झगड़ा झंझट होने लगा और दोनों में बंटवारा हो गया। सावित्री और स्वामी जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। दोनों बेटों ने मिलकर अपने माँ और पिताजी को बांट लिया, वो भी 15-15 दिन के लिए। घर के बीचों बीच दीवार खिंच गई। वर्षों से साथ साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे की अधिक आवश्यकता थी, तब उनके कुपुत्रों ने उन्हें अलग थलग कर दिया। वे भी साथ साथ रहने की जिद नहीं कर पाए। भोर हुई। गोपी जब नित्याकर्या से खाली हुआ तब याद आया कि माँ ने रात में पानी मांगा था। वह पानी लाया। माँ उठो पानी पी लो, गोपी ने कहा, किंतु माँ तो चिर निद्रा में जा चुकी थी। जब वह खबर स्वामी जी को मिली तो ठोक उठकर जोर से बोले, मैं भी आ रहा हूँ सावित्री। तभी तपाक से गिर पड़े, ऐसे गिरे कि दोबारा उठ न पाए। शायद माँ वैष्णो ने दोनों को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया हो, साथ साथ रहने के लिए। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी पूरी दुनिया माँ बाप होते हैं और बड़े होने पर वही माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। यही आज का कड़वा सच है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।